पाकिस्तान इंसाफ का और शांति का नया मसीहा बन गया है। मैंने प्रवीण साहनी जी से बातचीत की थी इस बारे में कि पाकिस्तान को क्यों एक डेस्टिनेशन के तरह से चुना जा रहा है। अलग अलग देशों से लोग इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान, जी हां, पाकिस्तान इंसाफ का और शांति का नया मसीहा बन गया है। मैंने प्रवीण साहनी जी से बातचीत की थी इस बारे में कि पाकिस्तान को क्यों एक डेस्टिनेशन के तरह से चुना जा रहा है। तो अलग अलग जो देश हैं उनके विदेश मंत्री इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं और विदेश मंत्री पाकिस्तान के वो इस पूरी बातचीत को लीड करेंगे, उसका नेतृत्व करेंगे और वो ये कह रहे हैं कि तमाम तरह के मुद्दों पर बातचीत होगी और सबसे बड़ी जो हमारी कोशिश होगी वो डी एस्केलेट करना होगी टेंशन को। यानी ये जो पूरा तनाव इस इलाके में है, जो बमबारी हो रही है, जो युद्ध हो रहा है, उसको डी एस्केलेट यानी उसके स्तर को कम किया जाए। मैं चाहती हूं आप प्रवीण साहनी को सुनिए। पाकिस्तान ये कहां से आया, कैसे पाकिस्तान का दखल यहां पर हो रहा है? देखिए, ऐसा है कि ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था उसके बाद से पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल बढ़ गई थी बहुत ज्यादा। पाकिस्तान एक इकलौता कंट्री है जिसके रिश्ते तीनों बड़ी ताकतों के साथ नॉर्मल है और अच्छे हैं। चीन के साथ अच्छे हैं बहुत, वो तो है ही है। अमेरिका के साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। रशिया भी उनके साथ क्लोज रिलेशन करना चाहता है। ऑपरेशन सिंदूर से ईरान की जंग का क्या लेना देना? देखिए, तालमेल रखने में पाकिस्तानी बहुत अच्छे हैं। चीन और पाकिस्तान ये दोनों धीरे धीरे 10, 15, 20 दिन से भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है चीन और पाकिस्तान से लगी, उस पे मंडरा रही हैं। क्या हो सकता है? सिर्फ अपनी निगरानी कर रहे हैं या भारत पे नजर रख रहे हैं? संजीव जी, देखिए, चीन और पाकिस्तान की जो गहरी दोस्ती है उसका एक कारण ही, जैसे हिंदी में प्रसिद्ध कहावत है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। चीन का दुश्मन भारत है, पाकिस्तान का दुश्मन भारत है। तो ये दोनों देश इकट्ठे मिल चुके हैं कि उनका एक कॉमन दुश्मन है, वो है भारत। और जब से शी जिनपिंग पहली बार चीन के राष्ट्रपति बने 14 मार्च 2013 को, तब से साल प्रति साल चीन और पाकिस्तान की रिश्ते तो गहरे होते रहे हैं, इनके सैनिक रिश्ते भी बहुत गहरे होते रहे हैं। और इनका एक कॉमन एम है भारत की कुछ जमीन को अपने देश में मिलाना। पाकिस्तान की नजर है जम्मू कश्मीर पे और चीन की नजर है अरुणाचल प्रदेश पे। दोस्तों, आज की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का एक साफ ऐलान सामने आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि डील हो ना हो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुले ना खुले, 2 से लेकर 3 हफ्ते के अंदर यूएस फोर्सेस चली जाएंगी वापस। यानी कि लड़ाई पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। इससे एक बड़ा असमंजस, एक अजीब सा एक माहौल आ गया है, एक अनसर्टेनिटी का माहौल आ गया है कि अमेरिका चला जाएगा ये जंग करके, शुरू करके आधी छोड़ के। अब दोस्तों, इसमें होगा क्या, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले मैं वाज़ेह तौर पे आपको यह बात बता दूं कि इसमें सबसे बड़ा बेनिफिशियरी चाइना है। अब आप बोलेंगे, मेजर साहब चाइना कैसे आ गया बीच में? वहां पे बेंजामिन नेतन्याहू, यहां पे डोनाल्ड ट्रंप, यहां पे खमेनेई, यहां पे मसूद पेज़ेश्कियां, ये शी जिनपिंग कहां से बीच में आ गया? दोस्तों, शी जिनपिंग बहुत पहले से बीच में था। 2023 की बात है। 2023 की बात है कि चाइना ने बोला कि एक समझौता, एक सुलह करवाते हैं ईरान और सऊदी अरब के बीच में। अब वो करार टूट गया, वो अलग बात है। लेकिन चाइना का मिडिल ईस्ट में ये पहला, दिस इज नॉट द फर्स्ट डांस दैट चाइना इज डांसिंग इन द मिडिल ईस्ट, अगर किसी को गलतफहमी है। अब इसमें हुआ क्या है, मैं आपको एक बात बताता हूं, इसमें चाइना का फैक्टर कैसे स्ट्रांग है। मिडल ईस्ट का बहुत ज्यादा जो तेल है वो चाइना खरीदता है। मिडल ईस्ट चाइना से बहुत ज्यादा सामान खरीदता है। भारत भी चाइना से बहुत ज्यादा सामान खरीदता है। भारत की भी करीब $125 अरब से ज्यादा की चाइना के साथ ट्रेड है। तो यानी कि एक इंटरडिपेंडेंस है, ये हम पहले आपको बता दें। अच्छा, अगर हम बात अमेरिका की करते हैं तो अमेरिका के जैसे अल उदैद एयरबेस है, कतर में है, फिर किंग फहद और भी हैं, सुल्तान एयरबेस है और कई जगह हैं जो अमेरिका यूज कर रहा है। सऊदी अरब में, फिर बहरीन में, फिर कुवैत में, फिर ओमान में, फिर यूएई में। यानी कि जितने भी अमीर तरीन मुल्क हैं, जहां जहां पे तेल है, जहां जहां पे गैस है, वहां पे अमेरिका का एक मिलिट्री बेस है या फिर एयरबेस है, या फिर अमेरिका का, यू कैन से दैट द अमेरिकन नेवी हैज अ प्रेजेंस देयर। तो अमेरिका का तो बड़ा तगड़ा प्रेजेंस है। और अगर आप बिल्कुल नीचे देखें रेड सी के पास, तो जिबूटी में भी अमेरिका का एक बहुत बड़ा बेस है। ये बेस
क्यों दिया अरब देशों ने? अरब देश क्यों कन्विंस हो गए कि उनको अमेरिका को यहां पे अपनी जमीन देके, अपनी खुद की जमीन देके, और वो देश छोटे हैं। अगर आप सऊदी अरब को अलग कर दे 2 मिनट के लिए, सऊदी अरब इज अ मैसिव कंट्री, कुवैत इतना सा है, बहरीन इतना सा है, कतर इतना सा है, यूएई वेरी स्मॉल। तो ये सारे के सारे देश जो है ना, ये बहुत छोटे हैं। हाँ, ओमान आपको दिखेगा थोड़ा सा बड़ा है ओमान। सऊदी अरब इज मैसिव, सऊदी अरब बहुत बड़ा है। जॉर्डन ज्यादा बड़ा नहीं है। इन सारे देशों के ऊपर अटैक हुआ। इन देशों को यह उम्मीद थी कि जो अमेरिका के बेसेस हैं वो हमारी रक्षा करेंगे, हमारी रखवाली करेंगे। यूएस का बेस होना ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। इट्स अ वेरी बिग थिंग कि अमेरिका का बेस है आपके देश में, यानी कि गारंटी है। और कई सालों तक ये गारंटी थी भी, कई सालों तक ये गारंटी थी। सऊदी अरब कहता था बड़े फख्र के साथ कि 1-2 बेस तो हमारे पास भी अमेरिका के, और किसी की हिम्मत है तो अमेरिका जवाब देगा, ऐसा कैसे हो सकता है। और इसमें रिटन गारंटीज भी थी। अब वो गारंटी हो गई फ्लॉप। जब 28 फरवरी को इन लोगों ने तेहरान के ऊपर बम मारना शुरू करे, पूरे ईरान के अंदर बमबारी करी, तो ईरान को एक बात पता थी, और ईरान इस बात की रिहर्सल करीब 4 दशकों से कर रहा था। ईरान ने बड़े क्लोजली फॉलो करा सद्दाम के साथ क्या हुआ क्या सद्दाम हुसैन के साथ। सद्दाम हुसैन को पकड़ा, सद्दाम हुसैन के ऊपर बम गिराए, उसकी सरकार गिर गई, सद्दाम हुसैन भागा, एक गड्ढे में मिला, अमेरिकन सोल्जर्स गड्ढे से उसको निकाल के लाए, बेचारा छुपा बैठा था वहां पे, उसको टांग दिया। गद्दाफी के साथ क्या हुआ, रिसेंटली मडूरो के साथ क्या हुआ, ये सारी की सारी चीजें ईरान ने स्टडी करी। और स्टडी करने के बाद ईरान ने बोला कि यार अगर ये लोग बम गिराते हैं और हमारी टॉप लीडरशिप खत्म हो जाती है, फिर क्या होगा, फिर तो हमारी सरकार भी गिर जाएगी। तो हमें कुछ ऐसी चीजें करनी हैं जिससे दुश्मन की चीखें निकल जाएं, जिससे दुश्मन की नाक से खून निकल जाए, दुश्मन परेशान हो जाए कि यार हमने ईरान के ऊपर अटैक किया तो किया कैसे। हमारे पेट पे लात मारी है। हमारा जो ऑयल क्वातार से आ रहा था 45% बंद। डोनाल्ड ट्रंप साहब तो खैर बड़े पहले से दुश्मनी दिखा रहे हैं। 50% टैरिफ लगाया, पूरे खिट्टे में आग लगाई हमारे, और कुकी लैंड बनाने के प्लान है उनके साथ। ये देखिए, अपने दुश्मन को अंडर एस्टिमेट करना एक फौजी के लिए कार्डिनल सिन होता है। और हमें ईरान क्या मतलब इतना कर लेगा इसकी तो उम्मीद नहीं थी, लेकिन इजराइल इतनी बड़ी गलती, मिस जजमेंट, मिस कैलकुलेशन करेगा ये उम्मीद बिल्कुल नहीं। बॉक्सर ग्रुप आ रहा है, वो भी 2 डिस्ट्रॉयर लेके आ रहा है, तो आप समझ लीजिए कोई 600 के करीब एडिशनल टोमाहॉक मिसाइल्स और इंटरसेप्टर मिसाइल्स आ रहे हैं। कोई 400 टोमाहॉक, 200 के करीब इंटरसेप्टर मिसाइल इन थिएटर आ गए। डे 31 ईरान अमेरिका इजराइल वॉर, महायुद्ध किधर जा रहा है साहब। आज डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया कि मेरे को कोई तेल नहीं चाहिए गल्फ से, अगर वो बंद रहती है मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम होगी एशिया के लोगों को, यूरोप को, यूके को, जो कि मेरे को जहाज नहीं दे रहे थे। बड़ी उनको कुड़ है कि सारों ने ठेंगा दिखा दिया साहब आपको कि नहीं लड़ेंगे हम आपके लिए। आपने हमसे पूछा था ये लड़ाई शुरू करने के पहले, आपने तो नेतन्याहू की सुनी, आप उसके साथ लड़ें। तो वो कह रहा है कि साहब मैं नहीं खोलूंगा गल्फ। अरे आपने बंद कराई, वो तो खुली थी साहब। अच्छा, सब जहाज जा रहे थे, आपने बंद कराया। अब आप कह रहे हैं मेरे को यहां से तेल नहीं चाहिए, जिसको चाहिए वो आके खोल ले। क्या बात है साहब, क्या रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल स्टेट्समैन है आप। अरे दुनिया का आपने इकोनॉमी का सवा सत्यानाश कर दिया, सवा सत्यानाश। 660 बिलियन डॉलर के करीब हमारे जो रिजर्व थे, फॉरेक्स रिजर्व, हर महीने वो 20-30 अरब डॉलर से कम होते जाएंगे, एक्स्ट्रा जो हम पेट्रोल के लिए पे कर रहे हैं। $60 $50 प्रति बैरल रूस का तेल अच्छा खासा आ रहा था, अब हम $138-148 प्रति बैरल दे रहे हैं। हमारी अंटी से जा रहा है साहब, हमारे पेट पे लात मारी है। हमारा जो ऑयल क्वातार से आ रहा था 45% बंद। 4-5 साल वो फैक्ट्री नहीं आएगी साहब, अभी के लिए बंद नहीं है। महीने 1.5 महीने की बात नहीं है कि उसके बाद सब बहुत अच्छा राम राज्य आ जाएगा। नहीं साहब, नहीं आएगा अभी इतनी जल्दी, काफ़ी नुकसान होगा।
अच्छा खासा